वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, शिमो फिस्ट नाम से पूरे फेंगचिंग में फेमस था। उसने फेंगचेन के अंदर और बाहर के सभी छोटी बड़ी गैंग्स को निपटा दिया था, लेकिन उसकी पेट्रिफिकेशन की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसका मास्टर उसे एक नुस्खा देता है जिसमें लिखे हर्ब्स को पढ़कर शिमो की हालत खराब हो गई। जिन यूहान उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे देती है, लेकिन उसी वक्त शिमो को दोबारा पेट्रिफिकेशन अटैक आता है। इस बार उसकी कॉन्शियसनेस एक मंकी के फॉर्म में थी जो आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी। जिन जैन शिमो को होश आने पर उसे कहती है कि तुम्हें जल्द स्पिरिट की पिल को हासिल करना होगा। शिमो इसके लिए हमें बढ़ता है। आखिर में हमें एक सफेद बालों वाला लड़का दिखाया जाता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है। फेंग क्वान अपने साथियों के साथ जश्न मना रहा था। गैंग का एक मेंबर कहता है ब्लैक फॉक्स गैंग ने एक और फाइट जीत ली, इसका पूरा श्रेय बॉस को जाता है। लो सब इनके लिए टोस्ट करे। फेंग क्वान खड़ा होकर कहता है ब्लैक फॉक्स गैंग के सक्सेस में आप सभी की मेहनत है, इसका क्रेडिट आप सभी को जाता है। गैंग का थर्ड लीडर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है बॉस आप ज्यादा हम्बल ना बने, अगर आप ना होते तो हम गोल्डन ड्रैगन गैंग को कभी नहीं हरा पाते और ना ही कभी फेंगचेन की सबसे बड़ी गैंग बन पाते। सभी लोग हामी भरते हुए कहते थर्ड लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं। फेंग क्वान कहता है नहीं, केवल मेरे अकेले की वजह से ये नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान ब्रदर फिस्ट का है। आओ हम उन्हें टोस्ट करें। इतना कहा ही था कि एक इंसान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो कोई और नहीं वांग जियानहो है। वह कहता है फिस्ट यही है, मैंने सही कहा ना। गैंग का एक मोटा मेंबर टेबल पर हाथ मारकर उसकी तरफ जाते हुए कहता है कौन है रे तू, लगता है तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई। वांग जियानहो उसे एक फटके में दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। थर्ड लीडर गुस्से में अपनी तलवार निकालकर कहता है सब एक साथ हमला करो, इसे छोड़ना मत। वांग जियानहो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह एक सेकंड के अंदर सभी को धूल चटा देता है। फेंग क्वान को कुछ समझ आता है। वह अपने वेपन्स को बाहर निकाल कर कहता है तुम कहीं नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट इन फेंगचिंग वांग जियानहो तो नहीं। वांग जियानहो शांत खड़ा रहता है। थर्ड लीडर कहता है मैं तुमसे फाइट करूंगा। यह कहकर वह उसकी तरफ भागता है, लेकिन वांग जियानहो के लिए वो बस एक चींटी बराबर था, जिसे वह एक हिट में खाने की टेबल पर फेंक देता है और एक जंप लगाकर अपने स्पीयर से फेंग क्वान पर हमला कर देता है। फेंग क्वान हमले को डॉज कर फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जियानहो कुछ हमलों में उसे ढेर कर देता है। उसके लिए फेंग क्वान को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह उसके सिर पर पैर रखकर कहता है तुम जैसा गैंग लीडर मुझसे फाइट बैक करने के लायक नहीं है, लगता है वो खूंखार कुत्ता यहाँ नहीं है। गैंग के मेंबर्स वांग जियानहो से कहते हमारे बॉस को छोड़ दो। फेंग क्वान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तो क्या हुआ अगर फिस्ट यहाँ नहीं है। वांग जियानहो उसके चेहरे के सामने स्पीयर गाड़ कर कहता है उसे 1 घंटे के अंदर बुलाओ, अगर वो खूंखार कुत्ता यहाँ नहीं पहुँचा तो फेंगचेंग से ब्लैक फॉक्स सोसाइटी का नामो निशान मिटा दूंगा। यह कहते हुए वह एक पिलर को तोड़ देता है। फेंग क्वान कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी थर्ड लीडर कहता है रुको मैं फिस्ट को ढूंढता हूँ, पहले आप मेरे बॉस को छोड़ दो। फेंग क्वान गुस्से में कहता है जाओ यून। वह उठने की कोशिश करता है। वांग जियानहो से फिर से जमीन पर दबाते हुए कहता है जल्दी करो। थर्ड लीडर जाओ यून एक तलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कहता है ब्रदर फिस्ट मुझे माफ करना। तलिस्मान एक चमगादड़ का फॉर्म लेकर उड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें शिमो को दिखाया जाता है जो अपनी टेबल पर रखी चीजें देखकर कहता है मेरे पास चेन मेथड में लिखी गई हर्ब्स के लिए पैसे कम पड़ गए, हाय मेरी कंगाली किस्मत। वह अपना सिर पकड़ लेता है। तभी उसे जोंगमिंग का दिया गया ट्रेजर याद आता है। वह उस बॉक्स को खोलता है। अंदर जोंगोंग सीक्रेट मैनुअल रखा था। वह उसे खोलते हुए कहता है शायद इससे मुझे कुछ मदद मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी हर्ब्स का पता चल जाए। वो जैसे ही स्क्रोल खोलता है वो हैरान रह जाता है। उसके पहले अक्षर डुअल कल्टीवेशन टेक्निक के थे, इसके लिए एक टाओइस्ट कपल की जरूरत होती है। जो बात शिमो के दिमाग से ऊपर से चली जाती है। वह कंफ्यूजन में कहता है प्रैक्टिस के लिए टाओइस्ट कपल की क्या जरूरत, और इसमें लिखी ब्रीथिंग टेक्निक भी क्लियर नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद मास्टर इसे देखकर कुछ बताए। नहीं नहीं छोड़ो इस बात को, मुझे बस चेन मेथड के लिए जरूरी हर्ब्स इकट्ठा करने का तरीका ढूंढना होगा, वो ही मेरे लिए सबसे सही रहेगा। वह स्क्रोल को और खोलता है। उसे एक तरीका मिल जाता है। वह खुश होकर पढ़ने लगता है गोल्डन गिलहरी एक ऐसा जानवर जो रेयर हर्ब्स को आसानी से ढूंढ सकता है, साथ ही ये शिकार भी कर सकता है। यह जीव क्वानसोंग फेंगचेंग वेरन माउंटेन्स में रहते हैं, सिर्फ 120 मील दूर। शिमो खुश होकर कहता है ये सीक्रेट स्क्रॉल तो कमाल का है। यह कहते हुए उसे मिस शियू की याद आ जाती है, जिसने बॉक्स वापस लेने से मना कर दिया था। शिमो मन में सोचता है आखिर मिस शियू वो फैमिली में कैसी होगी, मुझे उसकी पूछताछ करनी होगी। तभी शिमो के सामने वही चमगादड़ आ जाता है जो कुछ लेटर्स में बदल जाता है। शिमो उन्हें पढ़कर सीरियस हो जाता है। सीन शिफ्ट होते वांग जियानहो बैठकर वाइन के मजे ले रहा था। दूसरी तरफ फेंग क्वान और
जाओ यून उसके सामने घुटनों पर बैठे थे। वांग तियानहो वाइन के जार को साइड फेंक कर कहता है, 1 घंटा पूरा हुआ। वह स्पीयर को जमीन पर पटकता है। जाओ यून डरते हुए कहता है, मास्टर वांग आप बस थोड़ा समय और दे दे, ब्रदर फियर फीस्ट आता होगा। वांग तियानहो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे बेवकूफों पर विश्वास करूंगा? कितना भद्दा मजाक है। जाओयुन यह सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह कमर पर लगे खंजर से हमला करता है। वांग तियानहो उसे देखकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी कलाई को मोड़ देता है, जिससे वह दर्द में चीखने लगता है। फेंग क्वान उसे बचाने के लिए वांग तियानहो पर हमला करता है। वांग तियानहो उसके हमले को रोक कर कहता है, अपने आप को मैकलाल मत समझो। वह उसे पीछे फेंक देते हैं। फेंग क्वान कहता है, मारना है तो मारो, काटना है तो काटो, लेकिन मुझसे फाइट करो। वांग तियानहो कहता है, मानना पड़ेगा, तुझ में हिम्मत तो बहुत है, तो चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वह अपने स्पीयर को लेकर हमला कर देता है। तभी शिमो वह एक हीरो की एंट्री लेते हुए वांग तियानहो को पंच मार कर दूर कर देता है और फेंग क्वान को बचा लेता है। फेंग क्वान उसे देखकर कहता है, ब्रदर फियर्स फीस्ट मुझे माफ कर देना। शिमो कहता है, मुझे आने में देरी हो गई। वांग तियानहो उसे देखकर कहता है, तो तुम हो फियर्स फीस्ट। फेंग क्वान शिमो को बताता है कि वांग तियानहो वांग फैमिली से है, इसके पास एक स्पेशल और पावरफुल ब्लड लाइन है। यह वांग फैमिली के मिलिट्री हॉल का होल मास्टर है। इसकी फ्लोइंग फायर स्पीयर टेक्निक बहुत खतरनाक है, जिससे तुम्हें बचकर रहना होगा। शिमो वांग तियानहो से कहता है, तुम इतने पॉपुलर होने के बावजूद एक छोटी सी गैंग को क्यों परेशान कर रहे हो? वांग तियानहो स्पीयर जमीन पर पटकते हुए कहता है, क्या किसी ताकतवर को चैलेंज करने के लिए कारण होना जरूरी है? अगर तुम यहाँ होते तो मैं इन नॉनसेंस लोगों पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाता। पहले मेरा एक शॉट लो। यह कहकर वो अपने स्पीयर से हमला करने लगता है। शिमो उसे फाइट करते हुए फेंग क्वान से कहता है, इस बार की रकम दोगुनी होनी चाहिए। फेंग क्वान खुश होकर कहता है, ये सब ई ब्रदर्स के लिए। सभी गैंग के मेंबर्स चीयर्स करते हुए कहते हैं, मारो मारो मारो। शिमो और वांग तियानहो की फाइट एकदम बराबरी पर थी। वांग तियानहो की स्पीयर चलाने की स्किल्स कमाल की थी। शिमो भी अपनी पूरी स्पीड के साथ इसके हमले काउंटर कर रहा था। कुछ देर की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट के बाद वांग तियानहो हवा में जाकर अपनी फ्लोइंग फायर स्टाइल फ्लेम फायर टेक्निक से हमला कर देते। दूसरी तरफ शिमो अपनी पंच में एनर्जी इकट्ठा करता स्टोन ब्रेकिंग फिस्ट इस अर्थ शेटरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दोनों की ताकतवर टेक्निक के आपस में टकराने से भयंकर एनर्जी ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के इफेक्ट से वांग तियानहो पीछे खिसक जाता है, जबकि शिमो अपनी जगह जैसे का तैसा खड़ा था। वह कहता है, फेंगचिंग का पहला मार्शल अप्रेंटिस, बहुत खूब। वांग तियानहो हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, कम ऑन फाइट बैक। यह कहकर वह स्पीयर से हमला कर देता है। शिमो अपने शरीर को चारों तरफ से व्हाइट एनर्जी से कवर कर लेता है, जिससे स्पीयर उसकी बॉडी पर एक क्रॉस तक नहीं दे पाता। वांग तियानहो हैरान रह जाता है। शिमो उसे अपना पूरा रिलीज कर दूर कर देता है। वांग तियानहो अपने स्पीयर की तारीफ करते हुए कहते हैं, मेरी फायर फ्लेम स्पीयर टेक्निक बहुत तेज है, जो स्टोन तक के टुकड़े कर सकती है। यह कहते हुए वह शिमो पर लगातार हमले करते जा रहा था। शिमो कहाँ पीछे रहने वाला था। वह अपनी टेक्निक की तारीफ करते हुए कहता है, जिन गैंग हेमली मास्टर पैंथम टेक्निक लोहे और स्टील तक का चूरा बना सकती है। वांग तियानहो अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। शिमो भी अपनी एनर्जी को हाथ में इकट्ठा कर स्पीयर को अपने हाथ से रोक लेता है। वांग तियानहो दूसरी टेक्निक के बारे में बताते हुए कहता है, ब्रोकन स्टोन फिस्ट टेक्निक पूरी तरह एक एक्सटर्नल वेपन है। मूव सिंपल है, ओनली फोकस और स्ट्रेन की जरूरत होती है। इसका इस्तेमाल करने वाला जन्म से ही ग्रेट स्ट्रेंथ रखता है, तो वो इसकी आधी ताकत से दोगुना रिजल्ट दे सकता है। यह कहते हुए उसकी फाइट इंटेंस होती जा रही थी। शिमो हम लोग को काउंटर करते हुए कहता है, अगर और भी टेक्निक्स है तो उनका इस्तेमाल करो। वह एक जोरदार पंच मारता है, जिसे वांग तियानहो अपने स्पीयर से ब्लॉक कर लेता है। शिमो आगे कहता है, जल्दी जल्दी उनका इस्तेमाल करो, फालतू में एक दूसरे का टाइम वेस्ट मत करो। वांग तियानहो कहता है, तो देरी किस बात की। वह हवा में जाकर अपनी पावर्स स्पीयर में इंजेक्ट कर हमला करता है। शिमो उसे अपने हाथों से रोक लेता है। वांग तियानहो अपना और जोर लगाता है। शिमो कहता है, कितना पावरफुल पंच है। शिमो स्पीयर के साथ वांग तियानहो को भी साइड फेंकना चाहता था, लेकिन वांग तियानहो उसकी इंटेंशन समझ गया। वह स्पीयर को छोड़कर पीछे चला जाता है और स्पीयर सीधे घर के गेट की छत पर गिर जाता है। शिमो अपने हाथों में एनर्जी गैदर करके लगातार अपने पंचेस से हमला करने लगता है। वांग तियानहो पंचेस को डॉज करते हुए शौक में कहता है, इतनी पावरफुल पंचिंग टेक्निक है, मुझे इससे हैंड टू हैंड पंच की मदद से फाइट ना करना ही बेहतर होगा। वह हमला डॉज कर पीछे हटते हुए अपने स्पीयर के पास चला जाता है। शिमो उसे भागते देखकर कहता है, भागने का इरादा है। वांग तियानहो अपने भालू को अपने पास रखते हुए कहता है, वाकई तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। अगर मैं अपनी सारी स्पीयर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लूँ तो भी मुझे मेरे जीतने का पूरा भरोसा नहीं है। वांग तियानहो एक शर्त रखते हुए कहता है, अगर मैं 3 महीने और ट्रेनिंग करूँ तो तुम्हारा जीतना मुश्किल होगा। हम दोनों 3 महीनों बाद एक और जबरदस्त फाइट करेंगे। शिमो इसके लिए मान जाता है। वांग तियानहो एक पैसों की भरी पोटली फेंग क्वान की तरफ फेंकता है। फेंग क्वान कहता है, इसका क्या मतलब है? वांग तियानहो
कहता है ये तुम्हारे इंजर्ड साथियों के लिए मेडिसिन की फी है। यह कहकर वह चला जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक साथी कहता है फाइट हार गया तो भाग गया, ये वांग हो पागल ही किया। शिमो अपने सीने को पकड़कर खुद से कहते है अभी मैंने ब्रूट फोर्स पर भरोसा करके उसका सामना किया। अगर उसने वी की समझ को पूरी तरह समझ लिया होता तो शायद। शिमो के इस अधूरे सेंटेंस के साथ सीन शिफ्ट होता है। वो फैमिली का सीन दिखाया जाता है। मिस शियो वो टोंग के सामने झुककर उनका सम्मान करती है। वो टोंग कहता है इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों की फैमिली पुराने दोस्त है और तुम्हारी एंगेजमेंट जल्द ही वो फैमिली में होने वाली है। शियो एंगेजमेंट की बात करते हुए कहती है हमारी फैमिली में पहले जैसा अच्छा समय नहीं रहा, इसलिए वह अब वो फैमिली का लायक नहीं है। अगर अंकल वो सगाई तोड़ना चाहते हैं तो वह समझ जाएगी। वो टोंग कहता है शियो तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, तुम एक नेक और गुणी लड़की है जो वो फैमिली के बेटों का सपना है। वो टोंग हिचकिचाते हुए कहता है लेकिन अभी तक शुभ दिन का समय तय नहीं हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि वो फैमिली ने एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी है तो वह इसे पूरा जरूर करेगी। शियो वो टोंग का धन्यवाद कर उनको आराम करने के लिए कहती है। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो टोंग का बेटा वही वहाँ आकर कहता है डैड क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं शियो से शादी करूं? वो टोंग मन में जोंगमिंग को गाली देते हुए कहता है उस चालाक बुढ़े आदमी ने जोंगकोंग सीक्रेट्स को किसी दूसरे व्यक्ति को एहसान के रूप में दे दिया और इस यूजलेस लड़की को जिसके पास फैमिली ब्लड मैन पावर भी नहीं है यहाँ भेज दिया। वो ये अपने डैड से दोबारा कहते हैं हम इस एंगेजमेंट का लॉस नहीं उठा सकते। वो टोंग चालाकी भरी आवाज में कहते हैं एंगेजमेंट की तारीख तय हो चुकी है, एंगेजमेंट तो टाइम पर होगी लेकिन एंगेजमेंट करने वाला इंसान को बदलना जा सकता है। वो ये वो कुछ समझ आता है। वह एक स्माइल देते हुए कहता है मैं समझ गया। वो टोंग मन में कहता है जहाँ तक बात जोंगकोंग सीक्रेट की है तो उसके लिए मेरे पास एग्रीमेंट से सीन शिफ्ट होता है। शिमो रास्ते से चलते हुए जा रहा था। वह कहता है अगर मैं कोई एनर्जी को समझ नहीं पाया तो डोर कल्टीवेशन मेथड की प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। तभी उसके सामने आ जाते हैं मास्टर जिन वू। वह कहते हैं सिर्फ हाफ मंथ में फेंगचेंग के सभी गैंग्स का सफाई कर देना। फीस तुम्हारा बिजनेस तो काफी बिजी लगता है। शिमो वहां से जाने लगते हैं। मास्टर चिन्ह उसके सामने आकर कहती इतनी बड़ी रेपुटेशन है फिर भी तुम अपने एल्डर को ग्रीट नहीं कर रहे हो। शिमो अपनी पहचान छुपाने के लिए कहते हैं लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मास्टर जिन मुस्कुराते हुए कहता है पूरे फेंगचेन में जिन फैमिली के चैम्बर ऑफ फॉर्मर्स के मेंबर्स आंख और कान बनकर फैले हुए हैं। शिमो यह सुनकर समझ गया कि उसका पर्दाफाश हो गया। वह अपना मास्क हटाकर कहता है मास्टर वो मुझे माफ करना। मास्टर जिन कहते हैं नॉट बैड, महज आधे साल में तुमने अपनी ताकत को काफी बढ़ा दिया। शिमो उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मुझे कुछ मेडिसिन और हर्ब्स खरीदने के लिए और ज्यादा पैसों को कमाना चाहता था। मास्टर चिन्ह उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है और साथ ही शिकॉन विलेज के मर्डरर की इन्वेस्टिगेशन भी है ना। यह सुनकर शिमो हैरान रह जाता है। मास्टर चिन्ह उसे आगे बताता है जिन फैमिली की पावर्स का यूज कर इन्वेस्टिगेशन करना ज्यादा तेज होगा। बस अगर तुम अपने पिता की तरह तीनों स्टेट के वोटर्स के मामले हैंडल करो तो तुम्हारे किसी भी काम में जिन फैमिली तुम्हारी मदद करेगा। शिमो उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद लेकिन वो है और मैं हूँ और मेरे अपने वसूल है। मैं किसी और को इसमें शामिल करना नहीं चाहता। मास्टर जिनवू कहते इतनी जल्दी जवाब मत दो, तुम एक बार फिर से सोच सकते हो। जिन फैमिली हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। यह कहते हुए वह वहाँ से चल जाते हैं। हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उन पर नजर रख रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। एक लड़का कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों तरफ एनर्जी गोल गोल घूम रही थी। इसमें उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। मास्टर जिन वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर उसकी मदद कर रहे थे। लड़का दर्द में घबराते हुए कहता है मैं इसे होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मास्टर जिन वो कहता है तुम्हें इसे सहन करना होगा, मर जाओ तब भी। हाई लेवल मार्शल आर्ट्स में केवल स्किल्स नहीं बल्कि प्रोफाउंड स्किल्स की भी जरूरत होती है। अगर तुम ट्रू क्वी को समझने में कामयाब नहीं हुए तो टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे करोगे। लड़के के चारों तरफ की गोल्डन एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई। मास्टर जिन वो राहत की सांस लेते हुए कहता है आखिरकार यह हो गया। लड़के के शरीर से भयानक एनर्जी फूटती है। एक एनर्जी का पिलर सीधे आसमान की तरफ जाता है। लड़का दर्द के मारे जमीन पर गिर जाता है। उसके पास से एक पिल बाहर आकर गिरती है। मास्टर जिन वो उसे डांटते हुए कहता है तुमने पिछले साल की लिन पिल ली थी और इस बार भी लेने के बाद भी तुम भी महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हो। शिमो पिछले 8 साल में बॉडी वेजिंग के 11th रैंक पर पहुंच गया। एसेंस्टर्स तक ने उसे अप्रूव कर दिया। वे उसे 3 वाटर स्टेट का सीक्रेट रूम देने वाले हैं। लड़का जिसका नाम जिन तियान है
कहता है ये 3 बॉर्डर स्टेट क्या है। मास्टर जिनवो गुस्से में कहता है जो मामले तुम्हारे काम के नहीं है उनके बारे में सोचना बंद करो और अपनी हुई पर ज्यादा ध्यान दो। जिन यूहान ने पहले ही बॉडी क्वेचिंग के 7th लेवल को ब्रेक कर दिया है। अगर वह भी तुम्हें पीछे छोड़ देती है तो कियान 5th हॉस्पिटल में प्रवेश करना तो दूर की बात है, तुम फेंगचिंग और जिन फैमिली में अपने पैर कैसे जमाओगे। तभी एक सर्वेंट वहां आकर कहता है मास्टर वो यहाँ यंग मास्टर से मिलने आए हैं। मास्टर जिन वो गुस्सा होकर कहता है तुम फिर से उसके साथ घूम रहे हो। मैंने तुम्हें वांग तियानहाओ के साथ ज्यादा घूमने के लिए कहा था। जिन तियान कहता है लेकिन वांग तियानहाओ एरोगेंट है। मास्टर जिन वो कहता है तो क्या तुम थोड़ा और कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकते ताकि वह तुम्हारी तरफ ध्यान दे। जिन तियान हकलाने लगते हैं। मास्टर जिन वो गहरी सांस लेकर कहता है चलो छोड़ो इसे, वो हुआ वैसे भी एक नोबल फैमिली से है। अगर तुम फ्यूचर में कामयाब नहीं रहे तो तुम्हारे पास वो फैमिली का कनेक्शन रहेगा। अब चलो जाओ यहाँ से। जिन तियान गुस्से में वहां से चला जाता है। बाहर का सीन दिखाया जाता है जब वो ये ब्रिज पर खड़ा था। जिन तियान की शक्ल देखकर वह समझ गया इसको फिर से अंकल जिनवो ने डांटा है। वह उसके मजे लेते हुए कहता है योर ब्रदर जिनवो क्या हाल है, क्या मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के कारण अंकल जिनवो ने तुम्हें फिर से डांटा। जिन तियान गुस्से में कहता है इन सब की वजह वह लड़का शिमू है। वो ये हंसते हुए कहता है तुम ही इनफ्लेक्सिबल हो। जिन तियान कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो ये कहता है शिमू एक कंट्री साइड है, वह अंडरहेडेड डेथर्स को अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर हमने उसे सीरियसली नहीं लिया तो हम उसके ट्रैप में फंस जाएंगे। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। यह कहकर वह एक इविल लुक देते हैं। इसी सीन के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है।